जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होते हैं। चलिए आज शुरुआत करते हैं परिसंचरण तंत्र का पार्ट नंबर 4। इससे पहले पार्ट 3 में और पार्ट 2 और पार्ट 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में। इसके अलावा पढ़ चुके हैं हम परिसंचरण तंत्र की परिभाषा पढ़ चुके हैं और उसके अलावा रुधिर के बारे में पढ़े हैं और शिरा, धमनी, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में, है ना। तो जैसे कि जो प्लेटलेट्स है उसका अपना अलग कार्य है। अब ये है तो ब्लड का ही भाग है। तो जैसे डब्ल्यूबीसी हो गया, तो डब्ल्यूबीसी क्या करता है कि वह हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करने का काम करता है। जबकि आरबीसी का काम है, जिसको रेड ब्लड सेल कहते हैं बेटा, तो उसका काम ये क्या होता है, तो उसका काम होता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का संवहन करना, कार्बन डाइऑक्साइड का। हालांकि जितने भी रक्त है, जितने भी तरल पदार्थ हैं, वो सभी न किसी तरह से क्या करते हैं, परिवहन का ही काम करते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि रक्त क्या है, रुधिर क्या है, तो रुधिर जो है एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक। आइए समझते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। जैसा कि परिसंचरण तंत्र की परिभाषा जानते ही हैं कि मानव शरीर का वह तंत्र जो आवश्यक एवं अनावश्यक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, उन्हें हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने किया था। परिसंचरण तंत्र जो होता है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक तो खुला परिसंचरण तंत्र होता है और दूसरा होता है बंद परिसंचरण तंत्र। तो आइए आज समझते हैं प्लेट और लेट्स। प्लेट के जैसे दिखने वाला एक ऐसा रक्त जो रक्त को थक्का बनाता है, और रक्त का थक्का तभी बनाता है जब हमारे शरीर से रक्त बाहर आता है ना। मान लो कट गया, तो कटने के बाद क्या करता है कि यही तो हमारे शरीर को क्या करता है, रक्त को रोकने का काम करता है। और हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का क्यों नहीं जमता है, जबकि प्लेटलेट्स अंदर ही है? तो क्यों नहीं जमता है? तो हमने आपको बताया था ना कि यकृत से एक पदार्थ निकलता है जिसको बोलते हैं हिपेरिन। हिपेरिन की वजह से रक्त का थक्का नहीं बनता है। और वह कौन सा रोग है जिस रोग में रक्त का थक्का बनता ही नहीं है? वह रोग है हीमोफीलिया, जो एक प्रकार का क्या है, आनुवांशिक रोग है। इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है, लेकिन इसका काम होता है रक्त का थक्का बनाना और जो ब्लड है, जो रुधिर की और भी कोशिकाएं हैं, उनको बैलेंस करना है ना। जैसे किसी को अगर मलेरिया हो जाता है, डेंगू हो जाता है, तो उसके जो प्लेटलेट्स होते हैं वो डाउन हो जाते हैं, उनकी संख्या कम हो जाती है और बड़ी विषम परिस्थिति हो जाती है उस पेशेंट के लिए। आइए समझते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। नाम से पता चल रहा है प्लेटलेट्स मतलब प्लेट के जैसा दिखने वाला रुधिर कोशिका। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन है अपना। मैंने बताया था ना आप लोगों को, हर चीज़ों का अपना क्या है, महत्व है। आइए समझते हैं। अब इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। तो जिस तरह से आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, ठीक उसी प्रकार से प्लेटलेट्स का निर्माण भी कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा हमने आपको बताया था ना कि हड्डियां हैं, तो हड्डियों के बीच में, जैसे मान लो ये हड्डियां हैं, तो हड्डियों के बीच में जो मैट्रिक्स भरे हुए हैं, इन्हीं मैट्रिक्स के द्वारा क्या होता है कि जो ब्लड सेल्स बनती हैं, इन्हीं मैट्रिक्स द्वारा बनता है। तो आरबीसी का निर्माण और प्लेटलेट्स का निर्माण, दोनों का निर्माण कहाँ से होता है? अस्थि मज्जा से होता है, जिसको बोलते हैं बोन मैरो। इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, अर्थात इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। जैसे कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता था, उसी प्रकार से प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। अच्छा, उसमें हमने आपको बताया था कि कुछ ऐसे भी जंतु होते हैं जिनके आरबीसी के केंद्रक, आरबीसी में जो है कुछ ऐसे भी जंतु होते हैं जिनके आरबीसी में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है, जैसे कि ऊंट और लामा ना। तो इसके बारे में तो आप लोग को बताया ही था। तो इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक की खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया। कितने में? 1831 में। केंद्रक का काम क्या होता है कि कोशिकाओं को, क्रियाओं को नियंत्रित करना।
तो उसमें हमने आपको बताया ना, जिस तरह से हमारे जो दिमाग है वो क्या करता है कि हमारे शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, उसी प्रकार से हमारे कोशिकाओं में पाए जाने वाला जो केंद्रक है वो भी क्या करता है, कोशिकाओं की क्रियाओं को नियंत्रित करता है ना। और केंद्रक में ही केंद्रिका होता है और केंद्रिका के अंदर होते हैं अनुवांशिक पदार्थ। अनुवांशिक पदार्थ का मतलब ये होता है कि ऐसे पदार्थ जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अनुवांशिक पदार्थ। बात समझ में आई। और अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं और अनुवांशिकी के शब्द का प्रयोग सन 1905 में विलियम बेटसन ने किया। बेटसन। प्लेटलेट्स मतलब रुधिर में इसकी मात्रा 1.5 लाख से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। अर्थात रुधिर में इसकी मात्रा, इतनी संख्या, इसकी जो काउंटिंग होती है इतना होता है। कितना? 1.5 लाख से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर। मतलब इससे ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब ये रेशियो दिया कि लगभग इतना इतना हो सकता है। बेटा इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम होता तो इसका मतलब होता है खतरे की घंटी बज चुकी है ना। जैसे डेंगू हो जाता है तो डेंगू में क्या होता है कि प्लेटलेट्स बहुत तेजी से डाउन होता है, और जितना तेजी से डाउन होता है उतना तेजी से बढ़ता भी है, तो बड़ी खतरनाक स्थिति हो जाती है। तो जो प्लेटलेट्स की जो संख्या है इसमें कुल कितना है, 1.5 लाख से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है। यहां पर हो गया। इसे थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बच्चे? थ्रोम्बोसाइट से। आरबीसी को किस नाम से जाना जाता था? एरिथ्रोसाइट्स। और डब्ल्यूबीसी को किस नाम से जाना जाता था? ल्यूकोसाइट्स। और जो प्लेटलेट्स है उसको किस नाम से जाना जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। इसका आकार उभयावतल। कैसा? उभयावतल का मतलब होता है कि जैसे प्लेट नुमा होता है ना, प्लेट में जैसे गड्ढा होता है, ठीक है, थोड़ा से और उठा हुआ भाग होता है, उभयावतल। कैसा? और इसका आकार कैसा हो सकता है? गोलाकार हो सकता है या फिर अंडाकार हो सकता है। तो प्लेटलेट्स का जो आकार होता है वो उभयावतल भी हो सकता है, गोलाकार भी हो सकता है और अंडाकार भी हो सकता है। तो वह कौन सी रक्त कोशिका है जिसका आकार नहीं होता है? बताइए कौन सा है? चलो मैं ही बता देता हूं। अब यहां कोई बोलने वाला नहीं है ना, तो इसलिए मुझे बताना ही पड़ेगा। तो वो है WBC। उसका कोई आकार नहीं होता है, उसका आकार जो है अमीबा के समान होता है। जबकि आरबीसी का आकार जो है कि उभयातल हो सकता है, तस्तरीनुमा होता है, गोलाकार होता है। ठीक उसी प्रकार से प्लेटलेट्स का भी आकार है, लेकिन डब्ल्यूबीसी का कोई आकार नहीं होता है, उसका कोई शेप नहीं है, उसमें कोई पिगमेंट भी नहीं है, उसमें कोई रंग भी नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण कार्य कर रही है ना। हमारे शरीर को क्या कर रही है? रोगों से बचा रही है। अगर वही WBC की मात्रा अगर हमारे शरीर में अधिक हो जाती है तो क्या हो जाता है? ब्लड कैंसर हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ल्यूकीमिया। बड़ी खतरनाक स्थिति होती है। बात समझ में आ रही है? आइए समझते हैं आगे। इसमें पाए जाने वाले फाइब्रिनोजन, क्या? फाइब्रिनोजन व प्रोथ्रोबिम जो होता है, जो प्रोथ्रोबिम होता है और विटामिन के, ये सभी मिलकर क्या करते हैं कि रक्त का थक्का बनाने में सहायता करते हैं। जैसे ही हमारा जो रुधिर है अगर वो वायु के कांटेक्ट में आता है तो वो वायु के कांटेक्ट में आने के बाद वहां पर जो फाइब्रिनोजन होता है वो एक फाइबर बनाता है, जिस फाइबर को कहते हैं हम फाइब्रिन। क्या बनाता है? फाइब्रिन बनाता है। और उसी फाइब्रिन और प्रोथ्रोबिन और विटामिन के की सहायता से रक्त का थक्का बन जाता है। क्या आप लोगों को पता है कि विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त अल्पता, जिसे बोलते हैं एनीमिया। और विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का बनाने में भी क्या करता है? सहायता करता है। अब भैया मान लो चोट लग गया,
कुछ टेक्निकल इशू आ गया था तो इसकी वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, लेकिन ठीक है, कंटिन्यू करते हैं उसको। तो हम बात कर रहे थे किसका, विटामिन के। तो विटामिन के की कमी से जो है कि एनीमिया नामक रोग हो जाता है और यह क्या करता है कि रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। तो हमने आपको बताया ना कि जैसे कि अगर मान ली कहीं पे कट गया तो कटने के बाद क्या हो कि जैसे कि हमारा रुधिर जो है अगर वो एयर के कॉन्टेक्ट में आता है तो वहाँ पर जो है कि फाइब्रिनोजन जो होता है वो फाइब्रिन नामक एक फाइबर बनाता है और प्रोथ्रोम्बिन और विटामिन के की सहायता से क्या होता है कि रक्त का थक्का बन जाता है। अब सोचो कि अगर रक्त का थक्का ना बने तो क्या हो, मान लो कहीं एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गया, तो रक्त जो है लगातार बहता जाएगा और उस स्थिति में व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। लेकिन नेचर ने देखो कितना बढ़िया कमाल का चीज़ दिया है कि अगर रक्त बहे भी तो उसे रोकने के लिए कौन सा रुधिर का भाग है, यह है प्लेटलेट्स, जिसमें फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन जैसे प्रोटीन मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं कि रक्त का थक्का बनाते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों? आइए आगे देखते हैं। जो क्या करते हैं कि रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग करने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। महत्वपूर्ण काम है इसका, बात समझ रहे हो? इसीलिए मन लगा के पढ़ते जाओ। अब यहां पर आपका जो है प्लेटलेट्स समाप्त होता है और प्लेटलेट्स का जो जीवन काल है, प्लेटलेट्स का जो जीवन काल है वो लगभग कितना है, 5 से 6 दिनों तक है। 5 से 6 दिनों तक कितना है, 5 से 6 दिनों तक इसका जीवन काल है। लेकिन अपने जीवन काल में कम है, लेकिन काम क्या कर रहा है, महत्वपूर्ण कर रहा है। ठीक है, जियो चाहे 35 साल, लेकिन काम ऐसा कर जाओ कि दुनिया में नाम हो जाए, है ना। चलिए आगे समझते हैं। तो ये आपका खत्म हो गया भैया। अब यहाँ क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्लाज्मा के बारे में। किसके बारे में, प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा मतलब जब प्लाज्मा का नाम लेते हैं ना तो अजीब लगता है ना कि चिपचिपा कोई पदार्थ होगा। अब प्लाज्मा के अंदर ही जो रुधिर कोशिकाएं होती हैं वो घुली होती हैं। मैं एक एग्जाम्पल हमेशा देता रहा हूँ बच्चों को, जैसे कि मान लो कि पानी हो गया और उस पानी के अंदर आपने डाल दिया है चीनी, नींबू, है ना। तो वो पानी जो है एक तरह से प्लाज्मा है और जो चीनी और जो नींबू आपने डाला है, जो नमक आपने डाला है, वो क्या हो गया, ब्लड, मतलब रुधिर कोशिकाएं हो गई जो इनके साथ लगातार क्या होती हैं, प्रभावित होती रहती हैं। अब आगे समझते हैं प्लाज्मा। ठीक है, तो प्लाज्मा के अंदर रुधिर कोशिकाएं उपस्थित रहती हैं। इसमें जल की मात्रा लगभग 90 से 92% होता है, मतलब इसमें जल की मात्रा सबसे अधिक होती है ना। तो जैसे हमारे शरीर में 70% जल पाया जाता है, पूरे शरीर का जो भार बनाता है वो कितना होता है, 70%। और इस पृथ्वी पर कुल कितना जल पाया जाता है, 70% ना। 3 भाग पे हम लोग रहते हैं, 30%, 70% जल। लेकिन इसमें देखिए, इसमें प्रोटीन लगभग 7% होता है। कितना, 7%। इसमें साल्ट कितना होता है, 0.9%। पोषक तत्व कितने होते हैं, 0.1%। जैसे प्रोटीन है फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन और एल्बुमिन जैसे प्रोटीन्स इसमें पाए जाते हैं जो प्लाज्मा के अंदर घुले रहते हैं, है ना। अब है तो ब्लड का ही भाग ना, तो सब तो उसी में उपस्थित रहेगा। ऐसा नहीं कि उसमें अलग रहेगा, उसमें अलग रहेगा। हाँ, उनकी संरचना अलग है ना, उनकी स्ट्रक्चर अलग है, तो ब्लड का जो फंक्शन, जो कार्य होगा वो सब एक ही होगा, सब एक साथ ही मिलकर काम कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ देखिए, तो इतनी मात्रा है। तो अगर आपको याद करना बेटा, तो इसमें प्रोटीन में 7% होते हैं, जिसमें फाइब्रिनोजन और ग्लोब्यूलिन और एल्बुमिन जैसे प्रोटीन्स पाए जाते हैं। प्रोटीन क्या है, एक प्रकार का पोषक तत्व है, निर्माणकारी पोषक तत्व है। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, बार्जीलियस ने किया। किसने किया, बार्जीलियस ने किया। अब आगे समझते हैं कि इसमें हार्मोन्स, एंटीबॉडी व एंजाइम्स पाए जाते हैं। अब हार्मोन्स क्या है कि हार्मोन्स एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ हैं जो रुधिर के साथ जो है कोशिकाओं के प्रत्येक भागों में पहुंचते हैं। 1904 में
1904 में बेलिस और स्टारलिंग नामक वैज्ञानिक ने हार्मोन शब्द का प्रयोग किया, हार्मोन्स की खोज किया। और सबसे पहले छोटी आंत से निकलने वाले सिक्रीटिन जो हार्मोन्स होता है उसमें पहला हार्मोन्स खोजा गया। और सबसे पहला जो कृत्रिम हार्मोन्स बनाया गया वो कौन था? इंसुलिन, जो कि पहला खोजा गया था। सिक्रीटिन जो कहां से निकलता है? छोटी आंत से निकलता है, एक तरह का हार्मोन। तो यहां पर हार्मोन्स हो गया। उसके बाद क्या है? एंटीबॉडी। हमने बताया था ना एंटीबॉडी और एंटीजन के बारे में बताया था। तो एक एंटीजन होता है, ये भी एक प्रकार के प्रतिरक्षी प्रोटीन्स है जो एक तरह से कार्य करते हैं। तो एंटीजन और एंटीबॉडी कहते हैं भैया कि ये हमारे एंटीबॉडी हैं। एंटीबॉडी मतलब कि हमारे क्या हैं? विपरीत है ना, एंटी पार्टी है ना, ऐसे बोलते हैं कि भैया ये तो हमारे एंटी पार्टी है, और जो हमारे साथ है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ये पार्टी है, ऐसा होता है। तो यहां पर एंटीबॉडी हो गया। और उसके साथ क्या है? एंजाइम्स। तो एंजाइम भी एक प्रकार के क्या है कि रासायनिक पदार्थ हैं, ठीक है। और इन दोनों में बेटा डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि हार्मोन्स भी और एंजाइम्स, जो हार्मोन्स होते हैं ये क्या करते हैं कि हमारे शरीर की क्रियाओं को क्रियान्वित करते हैं, है ना। तो अब इन्हें जो हार्मोन्स होते हैं, तो हार्मोन्स को लगभग जो है कि दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो ऐसे हार्मोन्स जो लक्ष्य कोशिकाओं तक पहुंचते हैं, बिना अन्य कोशिकाओं को प्रभावित किए हुए अपने लक्ष्य से जो उनका लक्ष्य है जो निर्धारित है वहां पर पहुंचते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो रासायनिक प्रवृत्ति के होते हैं, है ना। तो रासायनिक प्रवृत्ति के होते हैं, तो चाहे कोशिकीय हार्मोन्स हो, उत्कीय हार्मोन्स हो, ये सभी कैसे हैं? लक्ष्य कोशिकीय हार्मोन्स। जबकि जो रासायनिक प्रवृत्ति के हैं तो उसमें आपका आ जाता है क्या? स्टेरॉयड हो गया। स्टेरॉयड में जैसे प्रोजेस्टेरॉन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, तो ये सब स्टेरॉयड में आते हैं। उसके अलावा क्या है आपका? अमीनो अम्ल व्युत्पन्न हार्मोन्स हैं, इसमें भी कई प्रकार के हार्मोन्स आते हैं। उसके बाद आपका ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, तो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। उसके बाद आपका जो है कि ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। तो ये जो है कि रासायनिक प्रवृत्ति के हार्मोन्स हैं। तो हार्मोन्स, लेकिन एंजाइम्स क्या हैं? एंजाइम क्या करते हैं कि हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं ना। जैसे कि टाइलिन हो गया, मनुष्य की लार में जो पाई जाती है उसे टाइलिन कहते हैं। मनुष्य की लार में एक और एंजाइम्स होती है जिसे क्या बोलते हैं? लाइसोजाइम, जो भोजन के साथ आए जीवाणुओं को क्या करता है? नष्ट कर देता है। एंटीबॉडी। अब आगे देखते हैं कि यह पोषक तत्वों, गैसें व अपशिष्ट पदार्थों का संवहन करता है। तो प्लाज्मा क्या करता है कि पोषक तत्व, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, वसा हो, जितने भी पोषक तत्व हैं सभी का वो क्या करता है? संवहन करने का काम करता है। उसके साथ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और नाइट्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, तो उनका भी संवहन क्या करता है? प्लाज्मा करता है। वह अपशिष्ट पदार्थों का भी क्या करता है? संवहन करता है। और अपशिष्ट पदार्थों को लक्ष्य कोशिकाओं, लक्ष्य आर्गन तक क्या करता है? पहुंचा देता है, जहां पर उसका टारगेट होता है। अब यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। तो मनुष्य का तापमान लगभग कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में मापते हैं तो 98.4 फ़ारेनहाइट, या कहीं पर लिखा रहता है 98.6 फ़ारेनहाइट बोलते हैं। जबकि केल्विन मुझसे मेजर करते हैं तो 310 केल्विन होता है एक मनुष्य का टेम्परेचर। तो मनुष्य का टेम्परेचर जो है वो क्या है? फिक्स है ना। और जैसे ही मौसम बदलाव, जैसे मान लो कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो गर्मी में तो क्या होता है कि आपको पसीना होता है। पसीना क्यों हुआ आपको? इसलिए होता है क्योंकि आपके बॉडी का टेम्परेचर तो 37 डिग्री सेल्सियस है। तो शरीर के तापमान से जब बाहर का तापमान ज़्यादा होगा तो आपके शरीर से क्या निकलेगा? पसीना निकलेगा, क्योंकि उसे क्या करना है कि आपके बॉडी के टेम्परेचर को संतुलन करना है, ठीक है, जिसे बोलते हैं होम्योस्टेसिस, ताप नियंत्रण। और होम्योस्टेसिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्टर कैनन ने किया था। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, अगर मान लो 37 डिग्री सेल्सियस से तापमान कम होता है तो हमारी बॉडी को ठंडी लगती है, तब कपकपी आती है। तो ये भी एक प्रकार से क्रिया है हमारी बॉडी का ताप नियंत्रण करने में। तो दोनों प्रकार की। तो यह शरीर के तापमान को क्या करता है? नियंत्रित करता है। प्लाज्मा हमारे बॉडी का तापमान को भी नियंत्रित करता है ना। अब आगे देखिए, इसमें पाई जाने वाली प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन,
फाइब्रिनोजन रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती हैं। जिस तरह से प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती हैं, ठीक उसी प्रकार से प्लाज्मा भी क्या करता है कि रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है, क्योंकि इसमें भी तो उपस्थित है फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन है। बात समझ में आ रही है? फिर आगे देखिए, सीरम प्लाज्मा की वह अवस्था है जिसमें फाइब्रिनोजन को बाहर निकाल देना है। तो जब प्लाज्मा से जो है कि सीरम को बाहर कर दिया जाता है तो उस अवस्था को हम बोलते हैं सीरम। क्या बोलते हैं? सीरम बोलते हैं। अब जानते हैं रक्तदाब मानी कि ब्लड प्रेशर बीपी के बारे में। तो रक्तदाब की खोज जो है सर हेल्स ने किया। सर्वप्रथम जो रक्तदाब की खोज किया किसने किया? सर हेल्स ने किया। और रक्तदाब को सर्वप्रथम किस में मापा गया? घोड़े में। किस जानवर में? घोड़े में सर्वप्रथम रक्तदाब मापा गया। जो रक्तदाब किसके द्वारा मापते हैं? दाब रक्तदाबी यंत्र के द्वारा, जिसको बोलते हैं स्पाइगनोमीटर। मानव का सामान्य बीपी जो होता है 120/80 mmHg, मतलब 120/80 mmHg होता है। एक मनुष्य का नॉर्मल जो बीपी होता है। फिर यहाँ प्रकुंचन दाब है, सिस्टोलिक प्रेशर, मतलब हाई अगर जाता है तो कितना है? जो सिस्टोलिक प्रेशर है, प्रकुंचन जो दाब है वो कितना है? 115 है, 115 से 120 mmHg। जबकि डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है, प्रसारण जो दाब होता है वो 75 से 80 यानी 75 to 80 mmHg होता है। ये आपका लो बीपी, जिसे हम बोलते हैं, अगर इसे बोलते हैं HBP और इसे बोलते हैं LBP, ये होता है रक्तदाब। और ये जो रक्तदाब जो उत्पन्न होता है ये आपके हृदय के द्वारा होता है ना, क्योंकि लगातार वो क्या करता है? रक्त को पंप करता रहता है, जिससे रक्त जो है वो लगातार फ्लो होता रहता है। तो बेटा हमने आज बहुत कुछ सीखा। प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ा, प्लाज्मा के बारे में पढ़ा और रक्तदाब के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने सीखा कि प्लेटलेट्स का क्या कार्य है, प्लाज्मा का क्या कार्य है, रक्तदाब क्या है, होम्योस्टेसिस क्या है, ताप नियंत्रण क्या है। ये सारी चीज़ें आज हम इस क्लास में सीख गए हैं। और इसी तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिएगा और लगातार क्लास करते रहिए। और एक चीज़ और है कि अब ये जो है कि अब इसके बाद जो हम आपको पढ़ाएंगे तो वो पढ़ाएंगे हृदय के बारे में, हार्ट के बारे में पढ़ाएंगे। हार्ट में कितने चेंबर होते हैं, हार्ट का क्या फंक्शन होता है, किस प्रकार से मसल्स होते हैं, और उसमें ये भी बताएंगे कि इसमें जो है कि आपको सिखाएंगे कि रक्त में जो स्पंदन होता है, जो उसमें साउंड निकलता है, वो कहाँ से निकलता है ना। तो जैसे मनुष्य का जो हृदय है वो लगभग 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 70 से 72 बार धड़कता है, लेकिन परिश्रम करो तो कम से कम 80 बार चला जाता है ना। और एक छोटे बच्चे का जो हृदय की धड़कन होता है लगभग 150 बार जो है कि 1 मिनट में 150 बार धड़कता है। ठीक है, तो इसी तरह से पढ़ते रहिएगा। और एक चीज़ कोशिश, छोटी सी कोशिश करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर कर देना है, लाइक कर देना है। ठीक है, अब ये आप लोग की जिम्मेदारी है, करते रहें। नहीं देख रहे हैं कोई बात नहीं बच्चों, लेकिन कम से कम शेयर तो कर दीजिए, किसी का तो भला हो जाएगा, कोई तो पढ़ लेगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। खुश रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।